हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं कैपिटल गेन वाले चैप्टर का। जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैंने आपको कैलकुलेशन बता रही थी कि किस तरह से कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं। तो दो मेथड मैंने बता दिए थे, अब दो मेथड हमारे और बचते हैं। एक बचता है WDV मेथड से कैसे करना है। इन केस ऑफ अगर WDV मेथड होता है आपकी डिप्रिसिएबल एसेट्स हैं, तो डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा, या ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि आपकी जो एसेट्स हैं जिनकी सेम डेप्रिसिएशन वैल्यू है, उनको एक ही ब्लॉक में यानी एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अब जब हम जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी WDV 1 अप्रैल को है प्रीवियस ईयर के, उसमें आपने कोई भी अगर एडिशन किया है, मान लो आपकी जो मशीनरी है डेप्रिसिएशन खत्म होने के बाद यानी डेप्रिसिएशन आपने लेस किया है, तो उसके बाद जो वैल्यू आई है मशीन की वो 1 लाख रुपीज़ आई है। ठीक है, अब आपने एक और मशीनरी परचेज कर ली जिसकी वैल्यू जो थी वो 2 लाख रुपीज़ थी, और 1 लाख रुपए वाली मशीन को आपने सोल्ड कर दिया। तो वो क्या करोगे, यहाँ पर 1 लाख ऐड करोगे, यहाँ पर जो आपने एडिशंस मेड किए हैं 2 लाख रुपीज़ वो ऐड करेंगे, सोल्ड किया है 1 लाख रुपए में, जो भी अमाउंट 2 लाख रुपए बचा उसके ऊपर आपने डिप्रिसिएशन लगाना है। अगर मशीनरी है तो कितना परसेंट लगेगा, 15%। ये जो है परफेक्ट एक डिसाइडेड रेट होते हैं। ये एक जैसे आपके अकाउंट्स में होते थे कि आपको अलग अलग रेट दे दिए जाते थे, वो नहीं होता है। अगर मशीनरी है तो मशीनरी का हमेशा 15% ही डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसका 15% निकालेंगे, वो माइनस कर देंगे, फिर आपका WDV मेथड से जो वैल्यू है वो आ जाएगी नेक्स्ट 1 अप्रैल की। ठीक है, अब इसमें जो है दो तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है कि अगर आप जो है उस ब्लॉक ऑफ एसेट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक एसेट को ट्रांसफर करते हैं, यानी सिर्फ एक एसेट को सेल कर रहे हैं, तो उसकी जो कंसिडरेशन वैल्यू है वो लिखोगे, और उसको सेल करने पर कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो माइनस करोगे। फिर WDV मेथड से जो 1 अप्रैल को जो वैल्यू होगी वो माइनस किया जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज, जो भी आपने न्यू एसेट परचेज की है उसकी कॉस्ट को माइनस करेंगे। फिर जो आपका निकल कर आता है वो निकल कर आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो बचेगा यानी जो माइनस में जो आंसर आएगा, जो तो अगर आपका प्लस में आंसर आता है तो वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लेकिन अगर माइनस में आता है तो वो आपकी रिमेनिंग एसेट्स की वैल्यू होगी, जो एसेट बच गई। 3 एसेट थी मान लो ब्लॉक ऑफ एसेट में, मशीनरी, कार, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। तो आपने 2 एसेट को तो सेल कर दिया या एक एसेट को सेल कर दिया मशीनरी को, बाकी की दो बची हुई वैल्यू कहाँ पर आएंगी, अगर जो आंसर है वो आपका माइनस में आता है यानी कि लॉस में आता है। ठीक है, फिर है अगर आप पूरे की पूरी ब्लॉक ऑफ एसेट्स को ही सोल्ड कर देते हैं, जितने भी उस ब्लॉक ऑफ एसेट में जितनी भी एसेट थी सबको ही आपने सोल्ड कर दिया, तो जो भी कंसिडरेशन वैल्यू होगी आप वो लिखेंगे। उसमें से जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस करेंगे। WDV मेथड से जो भी आपकी ये निकल कर आएगी इसको भी माइनस करोगे। फिर कॉस्ट जो है न्यू एसेट की उसको भी माइनस करोगे। फिर जो अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एसेट परचेज की है मिड ऑफ द ईयर किसी भी टाइम पर, तो आपको डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, यहाँ पर अकाउंट्स वाली बात नहीं होती है कि आपने मंथ्स को कैलकुलेट करना है, मंथ्स को कैलकुलेट नहीं करना होता। इसमें ये देखते हैं कि आपने जो है एसेट अपने पास कितने टाइम तक के लिए रखी है। अगर आपने जो एसेट है वो 180 डेज से ज़्यादा के लिए रखी है तो पूरा 15% पर लगेगा, अगर 15% उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर आपने 180 डेज से कम की रखी है तो हाफ वैल्यू हो जाएगी, यानी 7.5% आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने मंथ्स को कैलकुलेट नहीं करना होता है। उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ SLM मेथड। SLM मेथड के केस में जो भी आपकी WDV मेथड 1 अप्रैल को होगी उसमें जो है आपने बैलेंसिंग फिगर जो भी होगी WDV मेथड से रिलेटेड तो वो ऐड करनी है, और डेप्रिसिएशन लगाना है अकॉर्डिंग टू SLM मेथड, यानी एक परफेक्ट परसेंटेज पर लगाते हैं। जो भी आंसर आएगा वो आपका SLM का जो कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, वो है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का मतलब होता है कि किस प्राइस पर आपने जो है अपनी एसेट को सोल्ड किया है, किस प्राइस पर आपकी एसेट बिकी है। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ एन एक्सचेंज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ग्रांटेड इन एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जिस टाइम पे भी आपने जो एक्सचेंज किया है अपनी प्रॉपर्टी का भी, तो उस केस में जिस टाइम पर आपने एक्सचेंज किया है जितने रेट पर जो मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू है उस एसेट की या उस प्रॉपर्टी की, उसी को आप क्या ले लोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, उस डेट पर जिस डेट पर एक्सचेंज हो रहा है उस डेट पर अगर जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ
कंसिडरेशन। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शेयर्स के केस में या आपकी जो ईएसओपी की स्कीम होती है या किसी गिफ्ट के केस में कैसे होगी, इफ शेयर्स, डिबेंचर्स और वारंट्स रिसीव्ड अंडर ईएसओपी स्कीम आर ट्रांसफर्ड अंडर अ गिफ्ट, अगर गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है या इरिवोकेबल ट्रस्ट के तौर पर दिया जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस डेट पर, जिस डेट को वो ट्रांसफर हुआ है, उसी को आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब मैंने बोला था कि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करते हैं, तो वो केस यहाँ पर आएंगे किस तरह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप कंसीडर करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मेन मतलब क्या होता है, ये जो है इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मेन मतलब क्या होता है कि किस टाइम पर, जिस टाइम पर आपने अपनी एसेट को परचेज किया था यानी एक्वायर किया था, तो उस टाइम पर उसकी क्या कॉस्ट है। ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या है कि अगर मान लो आपकी जो असेट है, इसका एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। ठीक है। एक फादर है, उसने अपने जो हाउस है वो सन को गिफ्ट कर दिया, अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। अब जो उसका बेटा है वो सोल्ड कर रहा है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, क्योंकि सन ने तो वो परचेज ही नहीं किया, उसने एक्वायर ही नहीं किया। परचेज किसने किया था, उसके फादर ने जिस टाइम पर परचेज किया था उस टाइम पर जो भी वैल्यू होगी उसको आप क्या मानेंगे, कॉस्ट टू एक्विजिशन। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर की, जो प्रीवियस ओनर ने उसके ऊपर खर्चा किया था उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करेंगे। मान लो फादर ने जो है 2001 में जो है हाउस परचेज किया था 1 लाख रुपीज़ का, उसके बेटे को दे दिया। अब वो 2020 के अंदर उसने सेल कर दिया। ठीक है। तो अब सेल जब किया तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी हो जाएगी, 2001 वाली, यानी वो 1 लाख रुपीज। ठीक है। इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड बाय एन असेसी इन सम सर्कमस्टांसेस एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट शॉल बी डीम्ड टू द कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इट। ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ सर्कमस्टांसेस हैं कि कब कब ऐसा होता है कि प्रीवियस ओनर ने जिस टाइम पर परचेज किया था उसी को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं। तो अगर किसी भी तरह की एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टोटल या फिर पार्टीशन हुआ है एचयूएफ में, तो उस केस में भी आप क्या मानेंगे, जो एचयूएफ है उस टाइम पर जितनी भी एसेट उसके ओनर ने परचेज की होगी उसी को आप क्या मान लोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर कौन सा सर्कमस्टांस है, गिफ्ट और विल, यानी गिफ्ट के तौर पर या वसीयत के तौर पर फादर ने गिफ्ट दिया है, वसीयत दी है, बात एक ही है, फादर की ही मानी जाएगी। ठीक है। फिर ऑन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब आपकी जो कंपनी है उसको लिक्विडेशन का प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पर जो भी एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस टाइम पर वही एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन तब माना जाएगा। जैसे मान लो कि एक ए पर्सन था, उसने अपनी कंपनी खोली। ठीक है। उस टाइम पर उसने जो भी एसेट्स वगैरह लगाई थी, अब उस कंपनी को जब उसने परचेज किया था तो वो किया था उसने 10 लाख रुपीज़ में। ठीक है। उसके बाद अब अगर उसकी लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी मानी जाएगी, 10 लाख वाली। जबकि उसका बिजनेस जो है अब या उसकी जो कंपनी है उसका बेटा चला रहा है, लेकिन एक्वायर कब किया गया था, फादर ने एक्वायर किया था। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फिर कौन सी मानी जाएगी, वो 10 लाख वाली मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है कि अगर किसी भी तरह का ट्रांसफ़र हो रहा है रिकवेबल या इरिकवेबल ट्रस्ट के अंदर, तब भी जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की मानी जाएगी। अगर कोई पेरेंट कंपनी और वो इंडियन सब्सिडरी कंपनी को वो दे रही है, कुछ ट्रांसफ़र कर रही है, तो वो होली ओन्ड कंपनी है, यानी कि पूरा का पूरा होल्डिंग कंपनी ने राइट ले रखा है उस सब्सिडरी कंपनी का, तो भी अगर उसमें के बीच में कोई भी ट्रांसफ़र होता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी मानी जाती है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। ठीक है। ऐसे ही ऑन द ट्रांसफ़र बाय अ सब्सिडरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी, अगर कोई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र करती है तो वो भी उस टाइम पे भी जो भी ट्रांसफ़र होगा वही माना जाएगा कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर वाला ही। फिर अगर कोई कैपिटल एसेट जो है अमलगामेटिंग कंपनी जो है अमलगामेटेड कंपनी को करती है ट्रांसफ़र और वो इंडियन कंपनी है, तो भी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर ही माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसी तरह से अमलगामेटेड कंपनी अगर अमलगामेटिंग कंपनी को कर देती है और फॉरेन कंपनीज़ हैं या इंडियन कंपनी है, दोनों केस में सेम ही होगा कि कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन है वो प्रीवियस ओनर की मानी जाएगी। ठीक है। फिर है अगर किसी भी तरह का कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी का एट द टाइम ऑफ कन्वर्शन इनटू अ लिमिटेड
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कोई एक प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो अगर कन्वर्जन करा रही है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, तो वो जो अपने एसेट इस लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ट्रांसफर करेंगी, तो इसमें भी यही माना जाएगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगा जो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके जो कॉस्ट ऑफ शेयर और सिक्योरिटी, अगर आप शेयर या सिक्योरिटी का ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने अपने शेयर्स को या अपनी किसी सिक्योरिटी को 1 अप्रैल 2001 से पहले लिया है, ठीक है, तो उस केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट है या फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से जो भी बड़ा होगा वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। अगर आपने जो है वो एक्वायर किया है आफ्टर 31 मार्च 2001 पर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट के इक्वल होगी। ठीक है। अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है या जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस टाइम पर, उस डेट पर, उसमें से जो भी ग्रेटर होगी वैल्यू उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। लेकिन आपने अगर 31 मार्च 2001 के बाद की है एक्वायर, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी एक्चुअल एसेट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर के केस में क्या होगा, वही बातें हैं कि 1 अप्रैल को किया है, 1 अप्रैल से पहले किया है 2001 में, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी बोनस शेयर के केस में वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो भी 1 अप्रैल को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो होगी। ठीक है। और कोई अदर केस है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने किसी भी तरह की गुडविल को एक्वायर किया है, ट्रेडमार्क को या लू मार्क्स वगैरह को एक्वायर करने की जो कॉस्ट होगी वो कैसे होगी, अगर आपने इफ़ एसेट इज परचेज फ्रॉम अ प्रीवियस ओनर, अगर आपने किसी प्रीवियस ओनर से एसेट को परचेज किया, यानी मान लो कोई गुडविल है, ठीक है, आपने उसको परचेज किया है, तो उस केस में क्योंकि उसका ओनर तो कोई और था, पहले कोई और बिजनेस चला रहा था, आपने पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर करने की कोशिश करी है, आपने वो बिजनेस पूरा ले लिया, तो उसके साथ उसकी गुडविल भी मिली है, तो जो प्रीवियस ओनर की गुडविल होगी उसी को आप क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस, जितना भी आपने उससे परचेज किया है वही अमाउंट मान लेंगे। कोई अदर केस है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील आ जाएगी। और एक और केस है, इन केस प्रीवियस ओनर हैज़ ट्रांसफर सच एसेट, अगर प्रीवियस ओनर ने जो है इन एसेट्स को ट्रांसफर किया है अंडर सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 के अंडर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस टाइम पे क्या होगी, वही प्रीवियस ओनर की कॉस्ट हो जाएगी। अब राइट इशू की बात आ जाती है। अगर राइट इशू की बात है तो आपको क्या देखना है कि इफ एसएससी सब्सक्राइब टू द राइट इशू, अगर एसएससी खुद सब्सक्राइब करता है राइट इशू पर तो उसका अमाउंट कितना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना उसने एक्चुअली में पे किया है उसको एक्वायर करने के लिए। इन अदर केस अगर इफ़ एसएससी री अनाउंस द राइट इन फेवर ऑफ, अगर एसएससी ने जो है किसी दूसरे पर्सन के फेवर में उस राइट को ट्रांसफर कर दिया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस केस में निल हो जाएगी। लेकिन अगर इफ एसएससी हैज़ परचेज द राइट फॉर सब्सक्राइब फॉर द एडिशनल शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, इसमें क्या है कि अगर एसएससी ने जो है परचेज किए हैं राइट शेयर्स और उसके साथ साथ कुछ अदर सिक्योरिटीज़ के भी एडिशनल सिक्योरिटीज़ भी सब्सक्राइब की हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी परचेज प्राइस पे किया होगा एसएससी ने वो, और जो अमाउंट पे किया होगा कंपनी को राइट इशू को लेने के लिए वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर निकल आएगी। फिर हम इसके थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, जहाँ तक मैंने भी कराया है उसके मैं थोड़े 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रही हूँ। सो डेप्रिसिएबल असेट्स हैं, यहाँ पर आपको एसेट्स के जो है एसेट 1 गिवन है, एसेट 2 और एसेट 3 इनकी वैल्यू गिवन है और सेम रेट से डेप्रिसिएशन लग रहा है 15%। अब यहाँ पर कंप्यूट करना है कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन। इफ़ 1920 में जो एसेट 1 है उसको सोल्ड किया गया 1,20,000 में 20,000 पर, और एक उसी टाइम पर 1920 में ही एक न्यू एसेट को परचेज किया है जिसकी वैल्यू जो क्या है 2,50,000। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले पूरी की पूरी रिटर्न डाउन वैल्यू ले लेनी है। ये एसेट की वैल्यू कब की है, 1 अप्रैल 2018 की, तो इनकी सारी वैल्यू ऐड करोगे, ये ले ली। ठीक है, इसमें से 15% का जो डेप्रिसिएशन लगना है वो माइनस कर दो, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट्स हैं सेम रेट पर हैं तो एक साथ उसको इकट्ठा ले लेंगे। इकट्ठा लेने के बाद क्या करोगे, माइनस करोगे 15% का डेप्रिसिएशन। माइनस करने के बाद जो ये वैल्यू निकल कर आएगी, ये कौन सी वैल्यू होगी, आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 की। ठीक है, अब हमें कहाँ तक जाना है, 1920 में उसकी एसेट की सेल हुई है तो सेल अब करना है। ठीक है,
तो सेल करेंगे तो सेल वैल्यू माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कौन सी वैल्यू ऐड करते हैं? अगर हमने परचेज किया होता है तो परचेज वाली वैल्यू को ऐड करोगे, फिर सेल कितने का हुआ है 1,20,000 का, उसको माइनस करोगे तो हमारी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है 1920 की वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फिर उसमें आपने नेक्स्ट अब 2021 में ये तीनों एसिड को सोल्ड कर दिया गया और स्पेंड किए हैं सेलिंग एक्सपेंसेस इन पर। डेप्रिसिएशन लगाया 15% का, इसको लगाने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ गई 5,44,000 की। उसके बाद हमें 2021 का निकालना है। अब इसमें यहाँ से ना देख के सिंपल से देखो कि आपकी सेल कंसिडरेशन कितने की है 6 लाख की, और आपकी WDV मेथड से कितनी वैल्यू आई है 5,44,000 की, और आपने सेलिंग एक्सपेंसेस कितने करे हैं 5,000। तो यहाँ पर अब सब कुछ जब आप कर लेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 51,000, क्योंकि हमने जो यहाँ पर 5,54,000 को माइनस करा है तो हमारी वैल्यू आ गई थी 56,000 पॉजिटिव। फिर माइनस करोगे 5,000 56,000 में से तो 51,000 आ जाएगा। हमने तीनों की तीनों एसेट बाद में सोल्ड करी हैं। 2021 में सेकंड थर्ड फोर्थ सोल्ड हुई हैं 4 लाख में, 12 एक और केस दे रखा है और उस पर फिर से 5,000 रुपये का ही सेल प्राइस दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस मतलब। अब इसमें क्या है कि एसेट 4 लाख में सोल्ड हुई है, वैल्यू कितनी है एसेट की, सेल वैल्यू 4 लाख, सेल कंसिडरेशन कितनी हो गई 4 लाख, आया कितना आंसर था 5,44,000 वहाँ पे WDV मेथड से, और ऐड करोगे 5,000, इनको 4 लाख से माइनस करोगे तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा 1,49,000, यानी हमें क्या हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि हमारा आंसर जो था वो पॉजिटिव में था। मेनली जब हम WDV मेथड से वो निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू, उस तक वहीं छोड़ दोगे। ठीक है, कितनी आई थी 5,44,000 आई थी। फिर आपने क्या करना है, अपना नॉर्मल जो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस निकालते हैं उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, सेल वैल्यू कितनी है, एक में 6 लाख थी और एक में 4 लाख थी, तो मैं 6 लाख वाला ही बता रही हूँ। फिर माइनस करते हैं WDV मेथड से जो भी वैल्यू निकल कर आती है 5,44,000, कुछ परचेज किया है तो वो माइनस करते हैं, लेकिन हमने परचेज नहीं किया है, एक और सेलिंग एक्सपेंस उल्टा खर्च किए हैं वो माइनस कर दो 5,000, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आ रहा था 51,000 का। तो ये था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉस वाले का 4 लाख था, 5,44,000 माइनस का ही था, माइनस का ही आपका 5,000 था, तो आपका आंसर 1,49,000 निकल कर आ रहा है। ये कितना है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अब एक चीज़ है कि मिस्टर किशोर परचेजेस 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और 40 पर शेयर इन 2008 एंड 9। उसने क्या किया 500 इक्विटी शेयर परचेज किए हैं 10 रुपये ईच के और 40 रुपये पर शेयर है। उसके बाद इनकर किए हैं एक्सपेंडिचर ब्रोकेज पर, और उसने रिसीव किए हैं 100 बोनस शेयर्स एंड ही गेट्स 100 राइट शेयर्स फॉर 20 ईच, और उसने बोनस शेयर जो हैं सोल्ड कर दिए नवंबर 2020 में एट द रेट ऑफ 90 पर शेयर, एंड 100 शेयर राइट शेयर को भी सेल करा है 100 राइट शेयर्स को कितने रुपए पर 30 पर शेयर इन दिसंबर 2020। फाइंड आउट करना है कि टोटल कैपिटल गेन कितना आया है, और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको गिवन है 2012-13 का इतना है, कितना दे रखा है 200, और 2020-21 का आपको 300 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा किसका बोनस शेयर का। अब बोनस शेयर्स की जो सेल वैल्यू है वो कितनी है, उसने 100 शेयर सेल करे हैं 90 रुपये के हिसाब से, तो 100 × 90 कितना हो गया 9,000, और कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर कितनी हो जाएगी। अब देखो कॉस्ट ऑफ 100 बोनस शेयर्स कितनी होगी, अब इन्होंने बोनस शेयर की जो कॉस्ट है उसने कब रिसीव किए हैं बोनस शेयर मई 2012, यानी 31 मार्च 2001 से 1 के बाद। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर के केस में क्या हो जाती है फिर निल हो जाती है, अदरवाइज फिर जो वैल्यू होती है वो फेयर मार्केट वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है ना, तो निल हो गई, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया 9,000 का ही आ गया।
ऐसे ही सेल प्रोसीड्स राइट शेयर की, राइट शेयर कितने के इशू करे हैं, 100 × 30 कितना हो जाएगा, 3000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्वायर ऑफ राइट शेयर उन्होंने कब एक्वायर करे थे, इन सितंबर 2020 ही गेट्स राइट शेयर ऑफ 100 राइट शेयर्स फॉर 20 ईच। उसने खुद एक्वायर करे हैं, तो जितने के ऊपर उसने एक्वायर किए थे तो उसका पूरा का पूरा अमाउंट आप लोगे 100 × 20 कितना हो जाएगा, 2000। उसको लेस कर दोगे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 1000। फिर टोटल कैपिटल गेन कर लो, 9000 + 1000 10,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल असेट। अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर की है तो उस केस में क्या होगा कि कॉस्ट, अगर कोई एसेट एक्वायर की है, ठीक है, तो जो कॉस्ट होगी एसेट की, जो भी असेसी ने ली होगी या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, इनमें से जो भी ग्रेटर होगा वो वाली आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपने जो है मिस्टर कृष्णा जो है उसने परचेज की थी पीस ऑफ लैंड 1 अप्रैल 1998 में 50,000 की, और ये जो लैंड है उसने सोल्ड की है 2/9/2020 15 लाख की, और मार्केट वैल्यू क्या थी लैंड की 1 अप्रैल 2001 पर 1 लाख रुपीज़। तो एक्सपेंसेस उसने इनकट करे हैं 2% ऑन ट्रांसफ़र, तो कैपिटल गेन निकालना है। अब एसेट कौन सी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब देखो इसमें क्या करना है आपने, आपकी सेल प्रोसीड्स कितनी है, सेल वैल्यू कितनी है 15 लाख की, ठीक है। अब आपने एसेट कब एक्वायर करी है, अब आपने इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, वो कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, कितने की कॉस्ट ऑफ एसेट है, जो भी एसेसी ने एक्वायर की थी उस टाइम पर 5 लाख की, और 50,000 की, और फेयर मार्केट वैल्यू कितने की है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख की, ठीक है। विच एवर इज ग्रेटर, इसमें से ग्रेटर वाला कौन सा है वो ले लेंगे 1 लाख, ठीक है। 1 लाख आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। बिकॉज ऑफ ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसके लिए 1 लाख ले लो, ठीक है। उसमें जो भी आपका करंट ईयर का है वो है 301, और एसेट एक्वायर कब की है 2001 में, तो उससे उसको डिवाइड कर दो, फिर जो भी आपकी वैल्यू आएगी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो आप ले लेंगे। फिर जब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 2% ऑन सेल्स है, तो 15 लाख का 2% निकालोगे 30,000 माइनस करोगे तो नेट सेल कंसीडरेशन आ जाएगी। उसमें से आपने जो है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर लेना है, टोटल कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। फिर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर ने कितने की एसेट एक्वायर की थी, वो 1 अप्रैल अगर 2001 से पहले की है किसी भी तरह से, तब आपकी वैल्यू क्या होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है प्रीवियस ओनर ने एक्वायर की है, और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर, सेम ही है। अब देखो इसका एक क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ। अब है कि एक्स ने जो है रेजिडेंशियल हाउस जो है परचेज किया था 1,50,000 का 1998 to 1999, फेयर मार्केट वैल्यू कब थी 1 अप्रैल पर 2 लाख की, और गिफ्ट किया गया था हाउस वाई को 2004 और 5 में। अब हाउस की जो वैल्यू है वो गिफ्ट की गई थी जिस दिन, यानी 4-5 के अंदर, तो उस टाइम पर 4,20,000 थी। जेड ने जो है वाई के ऊपर एक केस फाइल करा कि उसको जो है गिफ्टेड प्रॉपर्टी मिली है, और वाई पेड 50,000 टू जेड कंप्रोमाइजिंग द सूट, ठीक है। बाई ने जो है 50,000 रुपीज़ जो है उस केस के लिए उसने पे करे हैं, और वाई ने फिर क्या करा 10 दिसंबर 2020 को उस घर को बेच दिया 23 लाख के अंदर। अब यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन गिवन है, इन्फ्लेशन इंडेक्स गिवन है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सेल कंसिडरेशन 23 लाख। अब आपको एक्वायर की वैल्यू कौन सी लोगे, जो भी बड़ी होगी है ना, तो कौन सी लेते हैं, कॉस्ट टू द ओनर ये वाली लोगे, और फेयर मार्केट वैल्यू ये वाली लोगे 2 लाख। गिफ्टेड वाली वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि अभी मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में बताया था कि अगर गिफ्ट किया गया है हाउस तो जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, ठीक है। तो प्रीवियस ओनर कौन था, एक्स था, और एक्स ने कितने का खरीदा था 1,50,000 का, लेकिन अब हमारा फेयर मार्केट वैल्यू भी हमें गिवन है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे 1,50,000 और 2 लाख को, विच एवर इज ग्रेटर, जो भी ग्रेटर है वो ले लेंगे। तो 2 लाख ले लिया। अब हमारा जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म एसेट है, क्योंकि 1998 में परचेज किया गया था, और बेच कब रहे हैं 2020 में, ठीक है। 36 मंथ से तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं।
उसके बाद 2 लाख में जो करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है वो मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो जिस टाइम पर आपने एक्वायर किया है उसका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन डिवाइड कर दोगे, तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और ये जो है आपका कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा जब इसमें से आप माइनस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपके शेयर्स हैं अमलगामेटेड कंपनी में तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ शेयर्स होंगे अमलगामेटिंग कंपनी में वही कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ऐसे ही डिमर्ज या रिजल्टिंग कंपनी में जो भी कॉस्ट ऑफ शेयर्स जितने भी असेसी ने हेल्ड किए होंगे, जिस कॉस्ट पर हेल्ड किए होंगे वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। अगर इक्विटी शेयर और शेयर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर एज ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो इस केस में क्या होगा, अगर उन्होंने किसी स्कीम में लिया है कैपिटलाइजेशन या डीम्यूटिलाइजेशन की स्कीम में जो भी अप्रूव की गई है सेबी के द्वारा, तो जो भी फिजिकल फॉर्म में उन्होंने एक्वायर किए होंगे जिस कॉस्ट पर किए होंगे वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस टू एम्प्लॉयज़, इस केस में क्या होगा कि जो भी कॉस्ट है वो फेयर मार्केट वैल्यू के इक्वल होगी, और प्रॉपर्टी अगर किसी भी तरह से रिसीव्ड हुई है बिना किसी कंसिडरेशन के या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के, तो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी है या वैल्यू जो भी डिटरमाइन हुई है, जो भी आपको गिवन होगी वो ले लेना। स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू गिवन है तो वो ले लेनी है। अगर वैल्यू डिटरमाइन अंडर द सेक्शन 50C के अंदर डिटरमाइन है, वो वैल्यू दे रखी है तो वो ले लेना। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फेयर मार्केट वैल्यू आप कंसिडर करेंगे एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो आज जो है हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।